वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों आज हम क्लास 8 के पहले सिविक्स के पहले चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में। समझिए पहले इस बात को कि व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों किसी भी देश को संविधान का आवश्यकता पड़ता है। बिना संविधान के क्या कोई देश नहीं चल सकता है। आप दरअसल एग्जांपल ये समझिए कि क्या आपके गार्जियन के बिना कोई घर चल सकता है क्या? ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। तो उसी तरह कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन लेट आउट सर्टेन आइडियाज, एक संविधान में कुछ आइडियाज रहते हैं दैट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री दैट वी सिटीजन एस्पायर टू लाइफ। हम जो उस देश के नागरिक हैं, हम जिस तरह की जीने की इच्छा जाहिर करते हैं वो सारी बातें उसमें रहती है। तो समझिए दूसरा पॉइंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस अबाउट फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारा सोसाइटी का क्या मौलिक नेचर होना चाहिए, सोसाइटी किस तरह की होना चाहिए, हमें ये बताता है एक संविधान। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स दैट all person in a country can agree upon the basis of way in which they want to country to be governed। संविधान में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जिसको सभी को मानना जरूरी होता है। पूरे क्या कहता है, एक देश को चलाने के लिए जिस तरह के भी कानून की जरूरत पड़ती है, जिस तरह का भी सिद्धांत हो, जिस तरह का भी रूल्स हो, जो भी रूल रेगुलेशंस हो, क्या कहता है ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री, उस देश के सभी नागरिकों को एग्री होना पड़ता है उस बेसिस पे कि देश किस तरह से गवर्न करना चाहिए, देश किस तरह से चलना चाहिए। ये सारे आइडियाज किसमें दिए हुए रहते हैं, हमारे संविधान के किताब में दिए हुए रहते हैं। हमारे संविधान में सारी चीजें इंक्लूड की गई है। क्या कहता है दिस इंक्लूड्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये भी बताया जाता है किस तरह का हमें गवर्नमेंट चाहिए। एंड आल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज, कुछ आइडियाज में सर्टेन एग्रीमेंट से होते हैं दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। सबको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि देश को इस रूल के, इस रेगुलेशन की आवश्यकता चलने के लिए होनी चाहिए। बिना रूल रेगुलेशन के कोई घर नहीं चलता है तो एक बड़ा देश क्या चलेगा। इसलिए संविधान का बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कहता है नेपाल वास मोनार्की, जब नेपाल में मोनार्क का सिस्टम था, राजाओं का सिस्टम था, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ किंग। वहाँ पे फाइनल अथॉरिटी कौन लेता था, फाइनल लास्ट मतलब फैसला किनका होता था, राजा का होता था। आफ्टर ट्रांजेक्शन ऑफ नेपाल इन डेमोक्रेसी, जब नेपाल का मतलब ये हो गया, समझिए पावर ट्रांसफर हुआ किसमें, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र बना। इट स्टार्टेड प्रोसेस राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द कंट्री। तो उन लोगों ने क्या शुरू किया, अपने देश के लिए एक नया संविधान लिखना शुरू किया नेपाल वालों ने। लेकिन इस बात को ध्यान समझिए कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम का जरूरत होता है। तो जाहिर सी बात है वो भी अपना देश चलाना चाह रहा है तो उसको भी अलग अलग नियम की जरूरत पड़ती है। इन ए डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर, क्या कर एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबल ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतांत्रिक देश में होता क्या है, जो लीडर हम चुनते हैं, जिनको, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमें रिप्रेजेंट करता है किसी भी असेंबली में, उसको क्या कहता है पावर रिस्पॉन्सिबल ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। वो हमारे बदले मेरा ही पावर इस्तेमाल कर रहा है ना, हम वोट दिए तभी तो उसके पास पावर है। तो इस्तेमाल किसका पावर कर रहा है, आप ही के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। लोग जो वोट करते हैं उसी के बिहाफ पे, उसी का पावर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग चुनते भी इसीलिए हैं। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक सोसाइटी में, द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक जो लोकतांत्रिक संविधान होता है, समझिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होता है उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, इस चीज़ का भी अथॉरिटी किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी भी अलग अलग नियम कायदे हैं ताकि वो क्या ये नहीं कर सके, अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सके। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो राजनीतिक नेता होते हैं, ऐसे तो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या कहता है, इन डेमोक्रेसी सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन रूल दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर। हमारे पॉलिटिकल लीडर के पास जो पावर दिए गए हैं उसका वो मिस यूज ना करे, इसलिए इसके लिए भी कुछ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज दिए गए, कुछ नियम कानून कायदे हैं ताकि वो लोग मिसयूज ना कर सके। समझिए इस बात को। 8 नंबर में कहता है ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी टू इंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डजंट नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट एनी पर्सन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है एक संविधान इस बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट रोल निभाया करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक बेहतरीन सा रोल निभाता है, समझिए डेमोक्रेसी में खास तौर पे, ताकि टू इंश्योर दैट डोमिनेंट, जो डोमिनेंट सोसाइटी होता है, जो कमजोर सोसाइटी होता है, उसके ऊपर कोई जो मेजोरिटी में होता है वो अपना पावर नहीं दिखा सके किसी भी लोगों के खिलाफ। समझिए जो लोग ऑलरेडी डोमिनेट है उसके ऊपर पावर दिखाना, ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर, जो बड़े बड़े सोसाइटी में समझिए जिसका मेजोरिटी ज़्यादा है वो अपना पावर का मिसयूज ना कर सके। इसका प्रावधान किसमें है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ऑलरेडी। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट क्या कह रहा है टायरनी और डोमिनेट बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। संविधान में इस तरह के भी कुछ नियम दिए गए हैं ताकि जो मेजोरिटी है हमारे सोसाइटी में या हमारे देश में वो क्या करे, जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर अत्याचार ना करे, क्या उसको दबाए नहीं। इसके लिए भी कुछ प्रावधान किसमें है, संविधान में दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस
अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, हमें कुछ ऐसे फैसले लेने से भी मजबूर करते हैं। वी माइट चेक वाइल में हैव एडवर्स इफेक्ट और लार्ज प्रिंसिपल दैट कंट्री बिलीव इन। समझिए उससे कि देश का बहुत बड़ा चीज हनन हो सकता है। मान के चलिए आपका जॉब नहीं लग रहा हो, आपके दिमाग में अजीब अजीब सा आइडिया आ रहा हो, जैसे कि कुछ बन जाते हैं यार, बड़ा सा डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो आपके दिमाग में संविधान आता है। संविधान के बारे में ये आता है यार उसमें तो बहुत सारे ऐसे कायदे कानून है जिसके तहत हम ये काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो वही कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है। खुद जो फैसला हम लेते हैं माइट टेक्स जो हम करते हैं उसके ऊपर मतलब फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात का हम लोग ध्यान लेके कोई फैसला करते हैं। उसके बाद देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, भारतीय संविधान के कुछ की फीचर्स को देखते हैं। पहला बार कह रहा है द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन सेवरल डिग्रीज। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल से बहुत सारे संघर्ष होना शुरू हो गया था। तो जब आप किताब पढ़ेंगे उसमें सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसी से हमने छांट के ये सारे पॉइंट बनाए हैं। कहते हैं तो सारे शुरू हो चुके थे। पहला वाला पॉइंट में ये कह रहा है फेडरलिज्म रिफर टू एक्सटेंड देन मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। देश में एक लेवल से अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी। बात को समझिए, अगर सिर्फ सेंट्रल लेवल रहता तो कहता है कि चंद लोग बैठ के वहाँ पे हैं दिल्ली में, उनको क्या पता बिहार में किस तरह की कानून की आवश्यकता है, तो वो लोग अगर वहीं से बैठ के हमारे लिए भी डिसीजन ले सकें तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसमें फेडरलिज्म में यही होता है। फेडरलिज्म का कहना ये है कि एक लेवल से अधिक गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर उसी के पास रहेगा ना, तो अगर उसके पास कोई भी हो, कोई एक आदमी अगर फेडरल सिस्टम नहीं रहता, किसी एक आदमी के पास पावर चला जाए तो वो मिसयूज करेगा। तो अलग अलग लेवल है। देखिए पहले बात सेंट्रल लेवल है, दूसरा देखेंगे स्टेट लेवल है क्या, उसके बाद तीसरा आता है पंचायत लेवल। पंचायत लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते हैं जो एमपीज़ को वोट करके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टेट असेंबली के लिए, मतलब जो सीएम होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एमएलएस को वोट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल फॉर ऑल सिटीजन, दैट मीन्स पीपल हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कहता है कि लोगों का एकदम डायरेक्ट रोल होता है, किस लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में है, मतलब जिनका भी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने, वो भी डायरेक्ट चुने। सबका एक वोट का दाम, मतलब समझिए एक वोट का वैल्यू क्या है, बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सभी सारे के बराबर हैं। तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार सभी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा के बाद चौथा देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट मतलब कोई राज्य नहीं है, सिर्फ स्टेट मतलब देश, यहाँ पे देश को संबोधित कर रहा है। स्टेट किसी भी देश का 3 ऑर्गन होता है मेन फंक्शन करने के लिए। समझिए द लेजिस्लेचर क्या, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझिए लेजिस्लेचर होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जिनको हम चुनते हैं, एमएलए एमपी हो गया, लेजिस्लेचर जो हमारे ऊपर कानून वानून थोपता है वो हो गया, एग्जीक्यूटिव जो इन सब चीज़ों का देख रेख करता है वो सिस्टम क्या हो गया, जुडिशरी। अगर जुडिशरी नहीं रहेगा तो हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे, क्या हम तो लेजिस्लेचर सबको चुन लिए, एग्जीक्यूटिव हमारे ऊपर कानून थोप दिया, उसके बाद उनका कोई मिस यूज कर लिया, मान के चलिए किसी को एमपी बनाए, वो अपना दबदबाव दिखा रहा है, तो हम लोगों के लिए एक ऑप्शन भी है, एग्जीक्यूटिव है जो कानून की रक्षा करता है। तो इन लोगों मान के चलिए कि हम लोग किसी एग्जीक्यूटिव के हाथों पल्ले पड़ गए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो हमारे पास लेजिस्लेचर है, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, ये भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो उस लास्ट में जुडिशरी तो है इंसाफ के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द लेजिस्लेचर रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर उसको कहते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऐसा जिसको कि हम चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ और रनिंग गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव उसको कहेंगे जो कि कुछ ही लोग होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कानून को इंप्लीमेंट करवाते हैं लोगों के बीच और गवर्नमेंट को रनिंग करवाने में मेन रोल निभाते हैं। द जुडिशरी रिफर टू सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। जुडिशरी मतलब यही हुआ कि कोर्ट का सारा सिस्टम क्या कहलाएगा, जुडिशरी कहलाएगा किसी भी देश का। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को समझिए, बात क्या है, मौलिक अधिकार से क्या मतलब है, इस बात को ध्यान में देखिएगा। ठीक, कह रहा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में पहला पॉइंट कहता है फंडामेंटल राइट रेफर टू द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कॉन्साइंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स। बात को समझिए, कॉन्साइंस मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, पूरी तरह से जानकारी लेना, क्या वो चीज़ ठीक है, क्या वो चीज़ ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई धर्म के बारे में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, कौन सा धर्म को माने, कभी कभी अजीब सा लगता है, तो आपको पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है फंडामेंटल के तहत, आप किसी भी धर्म के बारे में जाने, उसका सारा जानकारी लें। ऐसे देखिए फंडामेंटल सीरीज का हमने सारे के सारे वीडियोस लेक्चर अलग से बना दिए हैं, फिर भी हम फंडामेंटल इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा अलग से भी जान लीजिए। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। जो स्टेट होता है ना,
जो मतलब गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा हमारे ऊपर थोपाई जाना या फिर ज़बरदस्ती का कोई कानून ये करना, हमारे ऊपर लागू कराना, या फिर हमारा जो मौलिक अधिकार है उनको हनन कराने से बचाता है कौन? फंडामेंटल राइट्स हमें वो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारे साथ कुछ मिसबिहेव ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो कि हमारा दैनिक जीवन में उससे प्रभाव पड़े, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। कहता है कि संविधान हमें गारंटी देता है कि हाँ, जो हमारा अधिकार है उसको ना ही कोई स्टेट या फिर कोई ना ही बाहरी पावर, समझिए कि बाहरी पावर इन द सेंस कि नेता हो गए या फिर एसपीडीएम, इन सब से हमें बचाता है कौन है? इन सब के मिसबिहेव से कौन बचाता है? संविधान बचाती है। दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स, हम सब जानते हैं 6 तरह के, पहले 7 तरह के थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। कह रहा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका हमने सारी वीडियो बना दिया। राइट टू इक्वलिटी में कौन सा अनुच्छेद आता है तो देखेंगे तो आप लोग 14 से लेकर 18 तो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। तो आप लोग फंडामेंटल सीरीज का जो वीडियो बनाए हैं सारा लेक्चर वीडियो देख लीजिए, वहाँ से सारा का सारा उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ठीक से। उसके बाद दूसरा वाला अगर हम लोग देखें, दूसरे में राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता किस चीज़ का? घूमने फिरने चाहो तो फ्रीडम, आज़ादी के स्वतंत्र अधिकार भी कौन दे रहा है? आज़ादी का अधिकार दे रहा है फंडामेंटली। उसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ 22 इसमें है अनुच्छेद। उसके बाद देखेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम भी हमने पढ़ा दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर एजुकेशन राइट्स। और उसके बाद 7वां देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, सॉरी चौथा। तो ये था फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल का अगला देखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना बात किए थे, इस चीज़ को देखिए यहाँ पे क्या थे, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। पॉइंट नंबर कितना? 3। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोगों का आएगा तो इसके बाद 4 आएगा। इसमें ABCD ये रिफर करता है, 6 को फंडामेंटल बता रहा है। इस चीज़ को अलग से नोट कीजिएगा, फंडामेंटल का अलग सीरीज दिया गया है, ये चाहिए का चाहिए अलग से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 7 नंबर पे कहता है, इन एडिशनल फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट DPSP। अगर हम लोग फंडामेंटल से हटके अगर कुछ चीज़ के बारे में देखें तो संविधान में क्या दिया गया? DPSP भी दिया गया है, डेट इंश्योर ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म टू सर्व एज ए गाइड इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट लॉज पॉलिसीज हेल्प रिड्यूस टू पॉवर्टी एंड मसेस। देखिए ये जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले फंडामेंटल सीरीज आप लोग पूरी तरह से देख लीजिए, फिर DPSP में मैं पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके बाद DPSP ही आता है 35 के बाद, ठीक है। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच स्टेट डजंट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश उसको कहेंगे जिसका कि कोई पर्सनल धर्म नहीं होता है, जिसको कि वो प्रमोट करे, उस वहाँ पे सारे धर्म को मानने वाले होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री अधेयर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स वी इलेक्ट टू रूल अस। देखिए एक जो संवैधानिक देश होता है, मतलब समझिए कि संविधान हमारे ऊपर इतना बेहतरीन से क्या कह रहा है, सिंपल से समझिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए क्रूशियल रोल लेइंग आउट आइडियाज़, हमारा जो भी सारे आइडियाज़ हैं हर चीज़ को बचाए रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए संविधान है हमारे देश में, हमारी रक्षा करने के लिए। उसके ऊपर ये नहीं कि सिर्फ हम ही, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको चुनने के लिए हमारे पास क्या है, अपना अलग सा रोल निभाते हैं हम लोग। क्या वोट देने के बाद हम अपना मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको चुनते हैं। दोस्तों अगला वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इस पॉइंट को सारे के सारे नोट कर लीजिएगा कंप्लीट। उसके बाद फंडामेंटल सीरीज जाइएगा, उसमें जाके फंडामेंटल के सारे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसका नोट कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।